नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे उभरती हुई युवा लेखिका कंचन सिंह चौहान जी की कहानी वर्तुल धारा। विकलांग होने के अर्थ और आशय को समझने और अनुभव करने वाली लेखिका कंचन सिंह चौहान ने 75% विकलांग होने के बावजूद कभी विकलांगता से हार नहीं मानी और अपनी व्हील चेयर को पंख बनाकर हौसले और जिजीविषा को नई परिभाषा देती आ रही हैं। पिछले एक दशक से समस्त साहित्यिक पत्रिकाओं में छपने वाली कंचन सिंह चौहान ने अपनी कलम की शक्ति से सबका ध्यान आकर्षित किया है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी वर्तुल धारा। मैंने अपनी कार स्कूल के बाहर उस जगह लगा दी जहां हमेशा लगाती हूँ जब जब उसे देखने आती हूँ। स्कूल की छुट्टी में एक जैसी पोशाक पहने बच्चों का ऐसा हुजूम निकल रहा था कि पहचानना मुश्किल। सब एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिसे धक्का लगता है वह बच्चा अपने बैग से, टाई से, बेल्ट से, पानी की बोतल से और कुछ नहीं तो हाथ से धक्का देने वाले बच्चे पर पलटवार करता है या फिर दौड़ा लेता उस बच्चे को, और फिर एक नई भगदड़ शुरू होती है उसी भगदड़ में। मगर सिर्फ वह है जो धक्का खाकर थोड़ा सा हिलती है अपनी जगह से और फिर वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह 8 बरस की प्यारी सी बच्ची, ताज़े आटे की लोई सा है उसका रंग। कभी जब ढेर सारी पूड़ियाँ बनानी होती थी तब माँ बड़ी सी थाली पर रोटी बेल उस पर कटोरी रखकर गोल गोल पूड़ियाँ काट देती थी। वैसे ही कटोरी रखकर गोल चेहरा काटा है भगवान ने उसका, और उस पर रख दी हैं 2 बड़ी बड़ी काली आंखें। लंबी लंबी बरौनियों के साथ ऊपर नीचे होती उसकी पलकों में इस उम्र की चंचलता नहीं दिख रही। कोई खोज है उसकी नज़र में, जाने क्या तलाश रही है वह। उस तलाश में कौतूहल नहीं, अजीब बेचैनी है। बेचैनी कुछ पाकर स्थिर हो जाने की। चुप से होंठ खेत के करौंदे जैसे गुलाबी, दांत अब तक दिखे ही नहीं, दिखते तो जरूर छोटी मोतियों की बेसर जैसे ही दिखते। सुनहरे बालों की लटें उसके चेहरे पर आ जा रही हैं और वह उल्टी हथेली से उसे पीछे करती निर्विकार सी एक कदम के बाद दूसरा कदम उठाती चली जा रही है। किताबों में कभी कभी सिंड्रेला दिखती है ना, बस वैसी ही। मैं अपनी कार की खिड़की से देखती रही और वह आगे बढ़ गई। मन कह रहा है कि वह उदास है। कुछ देर तक काले शीशों के पीछे बैठी मैं यंत्रवत कार स्टार्ट करती हूँ और जाने किधर को चलने लगती हूँ। इस बच्ची में बचपना क्यों नहीं दिखता? मन सोच में अटका था। मोबाइल की घंटी ने सोच के बहाव को अचानक रोका। हेलो हेलो मैम, मैं अभिषेक गर्ग ICICI बैंक से बोल रहा हूँ। आपके लिए एक प्लान है। धत, किसी भी नंबर से कॉल कर लेंगे सब। पता ही नहीं चलता कि किसी जानने वाले की कॉल है या कंपनी की। झुंझलाकर मोबाइल के दाहिनी तरफ वाले बटन पर अंगूठा दबाते हुए मन ही मन बनाई मैं। सर्दियों की शामों की उम्र बहुत छोटी होती है। अभी रात तो नहीं हुई थी, लेकिन बत्तियां झिलमिलाने लगी थीं। मैंने कार रिंग रोड की तरफ बढ़ा दी। इस चौड़ी सड़क पर भीड़ अगर हो भी तो कम महसूस होती है, लेकिन खुद के अलग थलग पड़े होने के एहसास को और भी बढ़ा देता है एकांत। उस नन्ही का चेहरा अब भी आंख के सामने है। क्या भाग्यशाली नहीं है वह कोख जिसमें वह आई? कोख, इस कोख ने कहां कहां नहीं भटकाया। मायके से ससुराल, ससुराल से सड़क, सड़क से यह चकाचौंध। सब 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 इस कोख के कारण। सामने से निकलते कुत्ते को देख जोर का ब्रेक मारा था मैंने, और अपने ख्याल में उसी समय एक जोरदार चांटा पड़ा था मेरे गाल पर। अंग्रेजी पढ़ा रही है हमको बुजरी। अपना जांच कराएं हम। हमको नामर्द कह रही है हरामजादी। तोरे महतारी के मुंह में घुसेड़ के बताएं का कि कहमा कमी है। वह चाहे जितनी बार मुझे बांझ कहता, मुझे चुपचाप सुनना था। उसकी माँ, उसकी बहनें, ऐरा गैरा
सब मुझे बांझ कहते रहते। क्या क्या इलाज नहीं कराया, क्या क्या झाड़ फूंक नहीं की, क्या क्या नहीं पिला दिया दवा के नाम पर, कौन कौन से ताने नहीं मारे, लेकिन मैंने कभी इस तरह चांटा नहीं मारा उसके गाल पर, जबकि मुझे तो पता ही था अपनी कोख के बारे में। इसी कोख के कारण ही तो काकी ने जल्दी मचा दी थी मुझे ससुराल भेजने की। दशरथ अच्छा लगता था, कहता था बाबूजी से झगड़ा करके ले जाएगा हमें अपने साथ। जन्म जन्म का रिश्ता बताता था मेरा और अपना। वसंत पंचमी वाले दिन दुर्गा जी के मंदिर में मांग भरकर कहा था मुझे अपना उसने। उसी रात यह भी समझाया था कि दुर्गा जी के सामने जब पत्नी बन गई तो पत्नी का धर्म भी निभाना शुरू करना होगा। और मैं पत्नी का धर्म निभाते हुए उस मौसमी पति का कहा सब कुछ करती चली गई, सब कुछ। माँ को कुछ नहीं समझ आया, मगर काकी को शंका हो गई थी। महीना कब हुई थी रे? बहुत दिन हो गए थे, याद नहीं था मुझे। काकी को ही याद आया। मकर संक्रांति पर पूजा करे घाट पर नहीं गई थी। उसके बाद कब हुई? फिर तो नहीं हुई थी शायद। दिमाग पर जोर डाला मगर बात का याद नहीं आया। बुआ की सहेली नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी। रात के अंधेरे में खूब सारे खून में सना एक लोथड़ा उस नर्स ने अपनी हथेली को मुट्ठी बनाते हुए खींचकर निकाला मेरे शरीर से और पीछे गूलर के पेड़ के नीचे दबा दिया गया उसे। उफ, असहनीय दर्द था। कितना तड़पी थी मैं। पैर से कमर तक दर्द कहाँ था समझ ही नहीं आ रहा था, और पूरे शरीर में कहाँ नहीं था दर्द यह भी नहीं समझ आ रहा था। काकी ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर दबा रखे थे और बुआ ने दोनों पैर। उस नर्स ने लगभग पेट पर चढ़ते हुए पेड़ों और कमर दबाकर मेरी दोनों टांगें फैला दी थीं। पूरी ताकत से चीखने वाली थी मैं, तभी माँ ने आंसू भरी आंख के साथ अपने दोनों हाथों से मुंह दबा दिया था मेरा। आह, आज भी एक एक अंग पीड़ा से भर जाता है वह दिन याद करके। दूसरे दिन से काकी ने बप्पा और काका दोनों को जवान लड़की के घर में बैठे रहने का उलाहना और कर्तव्य बोध का पहाड़ा सुनाना शुरू कर दिया। दशरथ की हिम्मत कहाँ कि दोबारा घर पर आए। मैंने कुसुम के हाथ चिट्ठी भेजी थी दशरथ को। मैं कहीं भी भागकर जाने को तैयार थी, लेकिन दशरथ ने ना कोई जवाब दिया और ना कभी सामने पड़ा। जवान लड़की के लिए लड़का ढूंढने की शर्त सिर्फ उसका मर्द जात होना ही तो थी, फिर मिलना कौन मुश्किल था। वह मौसमी पति नहीं था, घर वालों का ढूंढकर दिया हुआ सदाबहार पति था। मैंने अगर मौसमी पति की इच्छा का ख्याल रखा था तो इस सदाबहार पति के कहे को भी कभी नजरअंदाज नहीं किया था। बचपन से यही सिखाया पढ़ाया गया था कि पति देवता होता है। वह जब जो जैसे कहता मैं हाजिर रहती। 1 साल पूरा हुआ शादी को और दूसरा भी आधा निकल ही गया, लेकिन इस बार महीना कभी ऊपर नहीं चढ़ा। आश्चर्य इस बात का होता था कि अम्मा बुआ काकी सबको जब पता थी यह बात, जिसके कारण मैं खुद को बांझ कभी नहीं मान सकती थी, तब भी वे सब गंडा ताबीज टोना टोटका क्यों भिजवाती रहती थी। उस दिन बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई थी। वह ओझा पहले तो बहुत कुछ सुलगाकर धुआं मेरी नाक में डाल चुका था, मुझे पीठ पर अपनी मुगरी से मार रहा था, मगर अब जब उसने कमरा बंद कर मेरी जांघ के पास हाथ डाला तो मैं चिल्ला उठी। चिल्लाकर बोल दिया उस सदाबहार पति से, एक बार खुद की भी जांच क्यों नहीं करा लेते। और इसके बाद सिर्फ वह चांटा नहीं मिला था, मुझे पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया था और फिर बेहोशी की हालत में मायके छोड़ दिया गया था। काकी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मुझे छोड़ गए इसलिए नहीं, बल्कि मैं वहां रह क्यों नहीं पाई इसलिए। शादी से पहले पाप किया था, इसका ही फल था जो बच्चे नहीं हो रहे थे। पूजा पाठ होता, कुछ दिन में देवता प्रसन्न ही होते, लेकिन अपने मर्द को नामर्द कह देना, कौन आदमी नहीं कूट के रख देगा इस पर। माँ को पता था जीना दूभर रहेगा मायके में। वह लगातार समझाती रहती सब कुछ भूलकर ससुराल जाने को। मैं सब कुछ भूल भी जाती
तो उस आदमी की फसल कैसे तैयार करती जिसका हल जुताई कितनी भी करे बीज नहीं बो पाता। कोई हॉर्न बजाया जा रहा था। शायद इस सड़क पर बहुत आगे निकल आई हूं और अपने ख्यालों में उतनी ही पीछे। ओह, इसका मतलब मैं अपनी पिछली दुनिया में इतनी खोई हुई थी कि ड्राइविंग गलत करने लगी। अरे हाँ, मैं तो रुक गई हूं। क्यों रुक गई मैं? शायद जिंदगी अब रुकी ही हुई है, तो मैं भी रुक रुक कर जाती हूं। मैंने कार किनारे कर ली। मोबाइल पर फिर से बेल बज रही है। इन कंपनी वालों का फोन शाम के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा क्या? देखा तो डॉक्टर मैडम का फोन है। अरे हाँ, डॉक्टर मैडम को तो बताया ही नहीं था कि इधर चली आई हूं। चिंता कर रही होंगी। हॉर्न बजाने वाले सज्जन आगे निकल गए। उनके पीछे दो और भी कार वाले सज्जन आगे निकल गए। फोन उठाकर हेलो बोलती, इससे पहले डॉक्टर मैडम की झल्लाहट भरी आवाज आ गई। हो कहाँ तुम? सॉरी मैडम, बताना भूल गई। मैं इधर निकल आई थी, रिंग रोड से आगे बढ़कर सहजपुर रोड पर। ड्राइव करते करते ध्यान ही नहीं रहा। देर हो गई शायद। टाइम देखा है? जी, अभी अभी देखा। 8 बज गए हैं। वापस आओ। उस सूनी सड़क पर गाड़ी चलाना, वो भी योजिका को देखने के बाद। सुसाइड करने का और कोई तरीका नहीं मिला? सुसाइड करना होता तो अब तक क्यों जीती? मैंने फीकी हंसी के साथ जवाब दिया। अच्छा चलो, सेंटी मत मारो, वापस आओ। एक केस आ सकता है रात में। तुम्हारा मन होगा तो आना, वरना सुनीता से बोल देना। तुम आराम कर लेना घर जाकर। पता नहीं क्यों योजिका बहुत उदास लग रही थी डॉक्टर मैडम। हाँ, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। योजिका की माँ अपनी देवरानी का बेटा गोद ले रही है और योजिका को अपने इन लॉज के पास गांव भेज रही है। बोल रही थी कि 2 बच्चों को शहर में रखकर नहीं पाल पाएगी। हो सकता है योजिका घर छूटने के डर से उदास हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो। बाबा दादी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। थोड़े दिन में यहाँ से भी ज्यादा खुश रहेगी वहाँ। हाँ, पढ़ाई लिखाई सब रुक जाएगी बेचारी की। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भला? मैंने फोन रख दिया। कुछ देर को स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रख सिर भी वहीं टिका दिया। एक मैं हूं। योजिका को देखकर मेरी सांसें तेज और दुरुस्त होती हैं, और एक वे उसके माँ बाप जो उसे अपने पास रख भी नहीं पा रहे। इतनी छोटी बच्ची माँ बाप से दूर गांव में करेगी क्या? अब से ही बाबा दादी को खाना बनाकर खिलाने, उनकी सेवा का अभ्यास शुरू करवा दिया जाएगा उसको। और जब खाना बनाने, पानी भरने, सेवा करने में दक्ष हो जाएगी तो चाहे जितनी कम उम्र रहे, शादी बस। कलेजे में बुरी तरह से हलचल मची हुई थी। सारे आंसू पलकों पर थे। फूट फूट कर रोना चाह रही थी मैं। आंसू संभालने में गला दर्द हो रहा था, फिर भी आंसू निकलने ही लगे। मैंने वापस लौटने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर ली। गाड़ी के साथ मन भी वापस पीछे चल पड़ा। मैं अम्मा से कह रही थी कि मुझे इंटर का फॉर्म भरा दें। मैं पढ़ूंगी और फिर कुछ नौकरी करके अपना खर्च निकाल लूंगी। लेकिन जब पढ़ने का समय था, उस शादी के पहले, तब कोई नहीं पढ़ाना चाहता था, तो अब कौन देता पैसे? मैं तो यह भी कह रही थी कि मुझे सिलाई सिखवा दो। मैं घर में ब्लाउज फ्रॉक सिलकर अपने लिए पैसे कमा लूंगी। लेकिन बाहर निकलकर जो कर्म किए थे मैंने कुंवारे में, उसके बाद कौन मुझे बाहर निकलने देने वाला था? ठाकुर साहब के घर उनकी बहन आई थी। बड़े शहर में रहती थी। बहन का नाम शालिनी था। यह मुझे बाद में पता चला। लेकिन बड़े ठाकुर साहब की बेटी और छोटे ठाकुर साहब की बहन होने के कारण उन्हें सभी बहिनी कहते थे। बहिनी हमेशा से हम लोगों में चौंध का कारण थी। हम मतलब नाऊ, कहार, बारी, जो अछूत तो नहीं थे, मगर ऊंची जात के भी नहीं थे। घर के कामों के लिए ही सही हमारा आना जाना था ठाकुर साहब के घर। उनका रहन सहन हमारे लिए बचपन से ऐसा स्वप्न था जिसे छू तो सकते थे, मगर जी नहीं सकते थे। छोटी थी तभी देखती थी जब उन बड़ी जात वालों के घर की औरतें भी पढ़ने जाती थी।
तब बहिनी सुबह ड्राइवर के साथ 20 किलोमीटर दूरी पर बसे शहर में पढ़ने जाती। सफ़ेद शर्ट, नीली स्कर्ट, नीली बेल्ट, नीली टाई, गोरे चेहरे पर लटकती 2 लंबी चोटियां और चोटी के सिरे पर बंधे रिबन के फूल। हम बच्चे उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ जाते और वे शीशे के अंदर हंसती मुस्कुराती दिखाई देती रहती। ऐसी किंवदंती थी कि बहिनी जहां पढ़ने जाती हैं वहां हर कोई अंग्रेजी में बात करता है। हिंदी में बात करने पर जुर्माना लग जाता है। बड़े होने पर भी हम उन्हें ऐसे ही देखते जैसे कोई अजूबा हो। शिष्टता और फैशन का मिला जुला रूप। उनकी शादी पास के गांव के जमींदारों के घर हुई थी, लेकिन जिनसे शादी हुई थी वे किसी बड़े शहर में इंजीनियर हैं, तो बहिनी उसी बड़े शहर से आई थी। शहर में कहाँ मिलते हैं मनई मजूर, डॉक्टर ने पूरा आराम बताया है। वे गांव की किसी लड़की को 1 साल के लिए अपने साथ ले जाना चाह रही थी। बच्चा पैदा होने के बाद जब वह 2-4 महीने का हो जाएगा तब वापस भेज देंगी। बहिनी ने अम्मा से कहा था कि मुझे 1 साल को उनके साथ भेज दें। अम्मा को इससे अच्छा अवसर मिलने वाला नहीं था। उन्हें पता था कि ससुराल में जाऊंगी नहीं, यहाँ कोई मुझे रखेगा नहीं। अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा था बहनी से कि जो पैसा देना हो उसी में लड़की को किसी छोटे मोटे स्कूल से इंटर का फार्म भरा देना, हो सके तो सिलाई का कोर्स भी करा देना। उस दिन गांव छूटा तो फिर न कभी गांव मिला न गांव वाले। बप्पा, काका, काकी कोई नहीं तैयार था मुझे बहनी के साथ भेजने को। 1 साल बाद जब बहनी वापस भेज देंगी तब कौन रखेगा? लेकिन ठाकुर साहब के खिलाफ बोले कौन? जाते जाते बप्पा ने कह दिया था, अपने मन से जा रही हो तो आना मत। हमको जितना करना था कर दिए, अब हमारे औरों औलाद हैं, तुमका हमेशा सीने पर नहीं लादे रहेंगे। बहिनी के घर बीते दिन जैसे भी थे उन दिनों से तो अच्छे ही थे जो मेरे पिता और पति के घर बीते थे। लेकिन उस घर में प्रवेश करने के दिन से ही जो चिंता शुरू हो गई थी वह यह थी कि यहाँ के बाद कहाँ जाऊंगी। बहिनी जब अपना चेकअप कराने जाती तो उनके साथ उस हॉस्पिटल में हमेशा जाती थी मैं। डॉक्टर भी पहचानने लगी थी। वे बड़े प्यार से बात करती थी, बहिनी से भी और मुझसे भी। कुछ मुलाकातों के बाद मेरे बारे में बहुत कुछ पता हो गया था उन्हें। इंटर का प्राइवेट फॉर्म भरा दिया था मुझे बहिनी ने। काम ही कितना था उस घर में, बहिनी और जीजा जी बस 2 लोग। फिर शहर की सारी सुविधाएं थी घर में, गैस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। बहिनी को चलना नहीं था ज्यादा, लेकिन उनको बिस्तर पर सब कुछ उपलब्ध कराने के बाद भी दोपहर में जब जीजा जी चले जाते तो फिर कोई काम नहीं बचता। बहिनी अपने पास बैठाकर पढ़ाती रहती। बच्चा होने के बाद मुझे सिलाई सीखने को बाहर भेजेंगी यह भी आश्वासन दे रखा था उन्होंने। फिर बच्चा होने के समय डॉक्टर मैडम से और भी ज्यादा पहचान बढ़ी। मैं हर वक्त बहिनी के साथ रहती थी। मेरे पढ़ने और काम करने की ललक देख डॉक्टर मैडम बहुत खुश रहती थी मुझसे। बहिनी ने उनको सिलाई कोर्स करवाने की बात बताई थी। डॉक्टर मैडम ने कहा था कि वे मुझे नर्सिंग कोर्स करा देंगी। इतनी सेवा करने की भावना हो तो नर्स बनना सबसे अच्छा। उस दिन मैं और बहनी बहुत देर से डॉक्टर मैडम के चैम्बर के बाहर इंतजार कर रहे थे। एक साधारण से परिवार के पति पत्नी बहुत देर से अंदर थे। बहनी का बच्चा बहुत छोटा था और रो रो कर परेशान हुआ जा रहा था, मगर चैम्बर खोलने का नाम नहीं ले रहा था। अब ना तो हम वापस लौट सकते थे और ना ही अंदर जा सकते थे। दरवाजा खुलने पर देखा कि जाते हुए जोड़े के चेहरे पर उदासी थी। पत्नी की आंख झरझर बह रही थी। अंदर पहुंचने पर पाया कि डॉक्टर मैडम भी कुछ उखड़ी हुई सी ही थी। बहिनी को देखकर अपनी कुर्सी से पानी पीने को उठती हुई बोली, सॉरी शालिनी, ऐसे लोग आ गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कैसे डील करूं। इट्स ओके डॉक्टर साहब। बाय द वे प्रॉब्लम क्या थी कपल की? कुछ नहीं यार, पत्नी बच्चा कैरी नहीं कर सकती, एग्स कम बनते हैं तो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, तो एक सरोगेट मदर की तलाश में है। अब सरोगेसी के रेट भी कितने ज़्यादा हैं।
ट्रीटमेंट ही इतना महंगा है, एक एक इंजेक्शन, उस पर देखभाल, मेडिसिन, यही सब किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। उस पर जो सरोगेसी के लिए तैयार होगा उसके रेट। कोई औरत 9 महीने तक इतने सारे हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजरेगी, फिजिकल ही नहीं मेंटल इंटेलिजेंस भी होता है पूरा पूरा, तो कुछ तो उसे भी मिलना ही चाहिए ना, वरना क्यों कोई अपना शरीर एक तरह से 9 महीने के लिए डिवोट ही कर देगा। डॉक्टर मैडम एक सुर में बोले जा रही थी। हाँ तो अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। वे किसी तरह दवा वगैरह का इंतजाम कर ही लें तो सरोगेट को देने के लिए पैसे नहीं। मुझसे कह रहे हैं कि इंतजाम कर दूं। कहाँ से कर दूं यार? भारत में तो यूं भी बहुत कम रेट हैं सरोगेट मदर के, तभी तो सारे विदेशी यहाँ आते हैं। अब उसमें भी क्या कम करा दूं? अचानक डॉक्टर मैडम ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, कुसमी तुम भी तो कर सकती हो ये काम। मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहना क्या चाहती हैं डॉक्टर मैडम। कौन सा काम? यही सरोगेसी का। सरोगेसी मतलब? सरोगेसी मतलब किसी और का बच्चा तुम्हारी कोख में पलेगा। चिड़िया को देखा है ना अंडा देते और सेते? हम औरतों में भी होते हैं वो अंडे। उन पति पत्नी में जो औरत है उसके शरीर में वही अंडे कम बनते हैं। तुमसे वही अंडे लेकर वह बच्चा तैयार करेंगे जो तुम्हारे ही पेट में बड़ा होगा, और फिर पैदा होने के बाद तुम वो बच्चा उन पति पत्नी को दे देना बस। बड़ा अजीब सा लगा सुनकर। अपनी कोख में किसी बच्चे को पालना कैसे हो सकता होगा ऐसा? डॉक्टर मैडम ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मुझ पर विश्वास है ना? मैंने सिर हाँ में हिला दिया। तो विश्वास करो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। तुम्हारे पति को लगता था कि तुम मां नहीं बन सकती, लेकिन तुम्हें लगता था कि उसे गलत लगता है। अब तुम उन्हें झूठा साबित कर सकती हो। मुझे एक टेस्ट करना होगा तुम्हारा, एंड आई एम श्योर यू विल गो थ्रू। नॉर्मली सरोगेट्स जो फीस लेती हैं उतनी तुम्हें ना भी दें वो, मगर जितना भी देंगे उससे तुम पैर तो जमा ही सकती हो ना इस शहर में। पैसे? मैंने चौंक कर पूछा। पैसा तो अलग बात बच्ची, बड़ा पुण्य भी होगा इसमें। हमसे पूछो बच्चा ना होना कितना बड़ा दर्द है। आस पड़ोस, घर परिवार, समाज, मोहल्ला, जिसे देखो वही दुखते फोड़े पर हाथ रख देता है। उन सब की छोड़ भी दो तो अपने अंदर की औरत अधूरी सी लगती है मां बने बिना। ऐसी तड़प होती है जिसे ना सह पाओ ना बांट पाओ किसी से। बहनी समझा रही थी। बात समझ आ रही थी मुझे। किस किस तरह से क्या क्या करके क्या क्या ना करके मैंने कोशिश की थी मां बनने की, लेकिन नहीं बन पाई थी। और वह लोथड़ा जो आज भी गूलर के पेड़ के नीचे दबा होगा कितना कोसता होगा मुझे। जिस पेड़ को पानी देने का बूता ना हो उसे बोया ही क्यों, कहता हुआ। पेट के नीचे जांघों के बीच अचानक टीस उठ गई थी उस खून सने मांस को याद करके। एक महीन सी ट्यूब के जरिए मेरी कोख में बीज डाल दिया गया। वह बीज जिसका ना जायांग मेरा था ना पुंकेसर का, बस जमीन मेरी थी। एक महीन सी ट्यूब के जरिए मेरी कोख में कुछ डाल दिया गया। एक फूल जिसके खिलने के लिए जमीन मेरी थी, लेकिन हक मेरा नहीं, जिसके पास उसका सच्चा अधिकार होगा। धान की तरह इस बीज को बोया मेरी कोख में गया था और रोपा किसी और खेत में जाना था। उस बीज की नाल मेरी नाभि से जुड़ने लगी थी। मैं ना चाहकर भी उलझने लगी थी उस नाल से। मैं वहीं रहती थी, बहनी के घर। जीजा जी ने कोई विरोध नहीं किया था। मैं ट्रीटमेंट लेने अस्पताल भेज दी जाती और फिर वापस आ जाती बहनी के घर। गर्भ तो पिछली बार भी पला था पेट में, मगर उस बार कहाँ था कोई खूबसूरत एहसास इस बात का कि कुछ पल रहा है मुझ में। लेकिन इस बार खुद को विशेष सा महसूस कर रही थी। पहले एहसास नहीं था कि बच्चा होता क्या है। इस बार के अनुभव बहुत सुंदर थे। उसका इधर से उधर चलना, सिर मार देना,
अजीब गुदगुदी करता। पूरा शरीर सिहर जाता खुशी से। जब भी बैठकर बहनी से कुछ बात करती, तेज तेज चलने लगता। मुस्कुराकर हौले से थपकी देकर डपट देती उसे। बड़ा मन लगता है तुम्हारा बातों में। देखिए बहनी, जब बात करो इधर उधर हिल के कान लगाने लगता है। बहनी मुस्कुरा देती। मन होता कि उस शख्स के दरवाजे पर जाऊं और चिल्ला चिल्ला कर बताऊं, देख मैं नहीं हूं बांझ, बांझ तू है, तू 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 जिसने मायके से ससुराल तक अपना कलंक मेरे माथे लगाकर खुद को साफ बता दिया। लेकिन उदास हो जाती यह सोचकर कि यह फल मेरा नहीं होगा। मैं बस निगरानी कर रही हूं दूसरे के बाग की। डॉक्टर मैडम कहती, उस खुशी का इंतजार करो जो तुम उन माँ बाप को दोगी जिनका बच्चा है। उनका चेहरा देखोगी तो बस सब भूल जाओगी। साथ में अक्सर यह भी समझाती, कुसमी हमेशा याद रखना, बस उतना रिश्ता जोड़ना जितने से दूसरे को खुश कर सको, इतना नहीं कि खुद को दुखी कर लो। पढ़ती रहा करो, बच्चा अचानक चला जाएगा तो खाली महसूस करोगी। पढ़ने की आदत रही तो बाद में भी मन बहलेगा। सब तैयारी कर रखी है। डिलीवरी के तुरंत बाद जैसे ही तुम्हारा शरीर थोड़ा स्वस्थ हुआ, नर्सिंग की ट्रेनिंग शुरू करवा दूंगी। डॉक्टर मैडम के न रहने पर मैं धीमे धीमे अपनी कोख सहलाती, उस अनजान से बात करती, सुनो ज्यादा प्रेम मत बढ़ने देना मेरा, पैदा होना तो उस तरफ मुंह कर लेना। मैं समझूंगी तुम तोता चश्म हो। काम निकला और आंखें फेर लीं। मुंह छूटने में आसानी रहेगी। लेकिन उसने आंखें नहीं फेरी थीं। बड़ी बड़ी आंखों से एक टक देख रही थी मुझे, लंबी लंबी आंखें। कितना मोह था उन आंखों में। उसे गोद में उठाए हाथ में लिए, जाने क्यों मेरी आंखें बरसती ही जा रही थीं। मन भर चूमा उसे। सामने खड़ी डॉक्टर मैडम कुछ मुस्कुराती सी, कुछ उदास सी आंखों से बस देखती रह गई थी मुझे। दवाओं के नशे से जब मैं दोबारा जागी तो बच्ची जा चुकी थी। डॉक्टर मैडम कहती थी कि जब तुम बच्चे को उनके हाथ में दोगी, उस खुशी का इंतजार करो। मैं उसी पल के इंतजार में थी इतने दिनों से, और वह पल आया ही नहीं। मैं समझौता नहीं कर पा रही थी इस सच से। डॉक्टर मैडम बस यह कहती कि वे लोग जल्दी में थे और तुम दवा के नशे में थी। ओह, कैसी कचोट थी उस दुख की। छातियों में दूध उतर आया था मेरे। वह दूध कटोरी में निकालकर जब अस्पताल के उस छोटे से गुड़हल के पौधे में डालती तो दो लंबी आंखों वाला चेहरा चिड़िया के बच्चे की तरह मुंह खोले दिखता सामने। जाने कौन सा दूध पी रही होगी वह बच्ची। कोई उस बोतल में यह दूध डाल देता। छातियां कसमसाने लगीं। लगा फिर से न दूध उतर आए। गाड़ी रोक दी मैंने। घर आ गया था। ताला खोलकर अंदर पहुंची तो सारे शहर का अकेलापन अपने घर में दिखाई दिया। रोज ही यह घर होता है, रोज ही यह मैं होती हूँ, मगर इतना ज्यादा अकेलापन नहीं लगता। लेकिन जब जब योजिका को देखती हूँ हर बार अकेली हो जाती हूँ। योजिका के माता पिता मुझसे मिले बिना ही चले गए थे, यह तो एक बात थी, मगर पेमेंट भी आधा अधूरा कर गए थे। यह बात तो मुझे बहुत बाद में पता चली। उस समय तो डॉक्टर साहब ने ढेरों गिफ्ट दिखाए थे उनकी तरफ से। प्यारी सी साड़ी, थैंक्स गिविंग ग्रीटिंग, अंगूठी का छल्ला और फीस, जिसे डॉक्टर मैडम ने मेरी नर्सिंग ट्रेनिंग में लगाने के लिए अपने पास रख लिया था। लेकिन यह सब डॉक्टर मैडम खुद लेकर आई थी। यह तो तब पता चला जब दूसरी बार सरोगेसी हुई। इस बार मैंने शुरू से ही इसे काम की तरह लिया था। अपने पर ध्यान दिया, कोख के बच्चे पर ध्यान दिया, लेकिन किसी भी तरह का मोह नहीं पनपने दिया उस बच्चे से। पिछले दुख से मैं उबरी नहीं थी। इस बार जिनके लिए बच्चा पैदा करना था वे एनआरआई थे। अमेरिका से कई गुना कम दाम जो उन्होंने मुझे दिया था, मेरी हैसियत से कई गुना ज्यादा था। वह जो सम्मान और प्रेम उन लोगों ने दिया उसका तो कोई मोल ही नहीं। जो खुशी मैं योजिका के माता पिता के चेहरे पर देखना चाहती थी
वह मैंने उस NRI जोड़े के चेहरे पर देखी। मेरे घर के अगल बगल के लोग जो मुझे चरित्रहीन समझते थे, जो मुझे देखकर मुंह फेर लेते थे, मेरे सामने आते ही अपने बच्चों को कमरे के अंदर कर देते थे, उन सब के तानों इशारों का दर्द कम हो गया जब मैंने उस बच्चे की मां को उसी तरह चूमते और आंख बरसाते देखा जैसे मैंने किया था। यही सब कुछ योजिका के साथ। तब बताया था मुझे डॉक्टर मैडम ने कि योजिका के माँ बाप मध्यम आमदनी वाले लोग थे। वे एक बेटा चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी पूंजी और गांव की कुछ जमीन बेचकर पैसा इकट्ठा किया था। बेटी की खबर सुनकर उनमें गजब आक्रोश था। वे बेटी ले जाना ही नहीं चाह रहे थे। नाराजगी में चुपके से निकल जाना चाहते थे। जब हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी ने उन्हें देख लिया, पुलिस बुलाने की धमकी पर उन्होंने उतने रुपए दे दिए जितने उस समय उनके पास मौजूद थे, मगर बेटी फिर भी नहीं ले जाना चाह रहे थे। योजिका का बाप कह रहा था, बेटी के लिए नहीं हम सब कुछ दांव पर लगा दिए हैं। जब हर महीने अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो डॉक्टर को बताना चाहिए था कि लड़की है। हम बच्चा गिरवा देते, काहे इतना पैसा खर्च करते हर महीना। बिटिया मेरे किस काम की। बेटा तो करना ही पड़ेगा हमें, चाहे दूसरी शादी ही करनी पड़ जाए। तब इतने बच्चों का खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं। डॉक्टर मैडम ने कलह खत्म करने की गरज से जितने मिले उतने ही पैसे रखे और कानून जेल का डर दिखाकर बच्ची उन्हें सौंपी। रात का सन्नाटा और ये सब बुरी यादें मेरे सिर पर हथौड़े सी लग रही हैं। एक बार, बस एक बार समय का चक्र घूमे और योजिका के माता पिता बच्ची छोड़ जाने की जिद कर लें और मैं समेट लूं उस बच्ची को अपने आंचल में। कह दूं कि ले जाओ अपना पेमेंट, इस बच्ची पर 1000 पेमेंट कुर्बान। डॉक्टर मैडम सही कहती थी, पैसा एक बार आ जाए फिर पैसे से पैसा बनता जाता है। योजिका वह लक्ष्मी थी जिसने मुझे यह जिंदगी दी। योजिका के बाद मुझे डॉक्टर मैडम ने नर्सिंग कोर्स कराया और अपने हॉस्पिटल में ही रख लिया। मेरे काम उन्होंने कभी निर्धारित नहीं किए। मैं लोगों को खुश रख के खुश भी हूं और व्यस्त भी। योजिका के बाद मैं 2 बार सरोगेट मदर बनी। दोनों NRI थे। दोनों बच्चे विदेश में हैं। उनके माता पिता मेरे लिए होली दिवाली पर ढेर सारा प्यार और उन बच्चों के एल्बम भेजते हैं। लेकिन योजिका के माँ बाप ने इसी शहर में रहते हुए मेरी कोई खबर नहीं लेनी चाहिए कभी। वह तो जब मुझे पता चला कि वे इसी शहर में हैं तो मैं छुप छुप के देखने जाने लगी उस बच्ची को। जाने क्यों मैं उस गर्भ को भूल नहीं पा रही थी, जबकि न वह मेरा पहला गर्भ थी न आखिरी। और आज यह खबर कि वह लड़की दूर चली जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे 2 बच्चों को नहीं पाल पाएंगे। मगर मैं तो पाल लूंगी एक बच्ची, मैं तो पाल लूंगी ना। यह बात बेचैन कर रही थी मुझे। रात के 1:30 बज रहे थे। मैं निर्णय पर आ चुकी थी। मुझे याद आया हॉस्पिटल में केस आने वाला होगा। मैंने हॉस्पिटल फोन किया। वे लोग केस लेकर पहुंचने वाले थे। मैं उनसे पहले पहुंच गई। ऑपरेशन की तैयारी करते हुए मैंने डॉक्टर मैडम से कहा, आपने सबके लिए डील मुझसे की, एक डील मेरे लिए करेंगी? जाहिर है डॉक्टर मैडम की समझ में कुछ नहीं आया। मैं सिर झुकाए ऑपरेशन टूल्स इकट्ठा करती हुई बोली, योजिका की मां से डील करा दीजिए मेरे अकाउंट में जो भी पैसा है सब खाली कर दूंगी मैं। उनसे कहिए वो बच्ची मुझे दे दें। पागल हो गई हो? डॉक्टर मैडम का मुंह आश्चर्य में खुला हुआ था। उनके लिए योजिका की कोई कीमत नहीं, जिसकी कीमत है उसे वो लाने वाली हैं। मगर मेरे लिए वह अनमोल है। आप ला दीजिए ना उसे मेरे लिए। आपने बहुतों को संतानें दी हैं, मुझे भी दे दीजिए प्लीज डॉक्टर मैडम। आप कहकर देखिए, मेरा मन कहता है वे मान जाएंगे। डॉक्टर मैडम सन्न सी थी। मेरे चेहरे पर जाने क्या पढ़ना चाह रही थी वे। दरवाजे पर आहट हुई। ऑपरेशन स्टाफ आ चुका था।
मैंने टूल्स आपको दे दिए हैं डॉक्टर मैडम, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। डॉक्टर मैडम हल्का सा मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों मुझे विश्वास है कि ऑपरेशन सफल होगा। यूं आमतौर पर मैं डॉक्टर मैडम के साथ ऑपरेशन थिएटर में होती हूँ, मगर आज मैं नहीं जा पाई। मुझे पता था कि आज मेरा मन ऑपरेशन में नहीं लगेगा। आज मेरी आंखों के सामने योजिका थी, कभी मेरी कोख से निकली और अब मेरी गोद में ही लौटती एक वर्तुल धारा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।